चलिए हम देखते हैं जियोग्राफी के एनसीईआरटी क्लास 7 के 4 चैप्टर है। चैप्टर के नाम है वायु। वायु के बारे में जानेंगे। तो हमारी पृथ्वी चारों ओर वायु की घनी चादर से घिरी हुई है, जिसमें वायु जिसे हम वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी पर सभी जीव जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर ही निर्भर रहते हैं और यह हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करते हैं एवं सूर्य की किरणों के हानिकारक किरणों से प्रभाव से हमारी सुरक्षा करती है। यही यदि सुरक्षा की चादर न हो तो हम दिन के समय सूर्य के गर्मी के तपते होकर जल सकते हैं, रात के समय ठंड से जम सकते हैं। अतः यह वायु राशि है जिसने पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य बनाया है। और उसके बाद क्या आप जानते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी के विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोक कर ग्रीन हाउस गैस प्रभाव पैदा करती है और इसलिए इसे ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। और इसके प्रभाव में धरती इतनी ठंडी हो जाती है कि इस पर रहना असंभव होता है। किंतु जब कारखानों एवं कार्य के धुएं से वायुमंडल में इसका स्तर बढ़ता है तब इस ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी का तापमान बढ़ता है और इसे भूमंडलीय तापन कहते हैं और यानी ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। और तापमान में इस वृद्धि के कारण पृथ्वी के सबसे ठंडे प्रदेश में जमी हुई बर्फ पिघलती है, जिसके परिणाम स्वरूप समुद्र के जल स्तर में वृद्धि होती है, जिससे तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। दीर्घ अवधि में इसके कारण जलवायु में अत्यधिक परिवर्तन हो सकते हैं, जिसके फलस्वरूप कुछ पौधे एवं पशु विलुप्त हो सकते हैं। वायुमंडल का संगठन के बारे में देखें। क्या आप जानते हैं कि जिस वायु पर उपयोग हम सांस लेने के लिए करते हैं वास्तव में वह अनेक गैसों का मिश्रण है। नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन ऐसी दो गैसें हैं जिनमें वायुमंडल का बड़ा भाग बना है और कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन एवं हाइड्रोजन कम मात्रा में पाई जाती है। और इन गैसों के अलावा धूल के छोटे छोटे कण की हवा में मौजूद होते हैं और ये वृत्ता रेखा जिसे यहाँ चित्र में दिया गया है 4.1 में, तो वृत्ता रेखा दिया गया है जिसमें वायु के विभिन्न संघटकों के प्रतिशत दर्शाए गए हैं। नाइट्रोजन वायु में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है। जब हम सांस लेते हैं तब फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन भी ले चले जाते हैं और फिर इससे बाहर निकल जाते हैं। और परंतु पौधे को अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है और वे सीधे वायु से नाइट्रोजन नहीं ले पाते। मृदा तथा कुछ पौधे की जड़ों में रहने वाले जीवाणु वायु में से नाइट्रोजन लेकर इतना स्वरूप बदल देते हैं जिससे पौधे इसका उपयोग कर सके। ऑक्सीजन वायु में प्रचुरता से मिलने वाली दूसरी गैस है। मनुष्य तथा पशु सांस लेने में वायु से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। हरे पादप प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार वायु में ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी रहती है और यदि हम वृक्ष काटते हैं तो यह संतुलन बिगड़ जाता है। और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड अन्य महत्वपूर्ण गैस हैं। हमें पादप अपने भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं और हरे पादप अपने भोजन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड उपयोग करते हैं और ऑक्सीजन वापस देते हैं। मनुष्य और पशु कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। मनुष्यों तथा पशुओं द्वारा बाहर छोड़ी जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पादपों द्वारा प्रयोग की जाने वाली गैसों के बराबर होती है, जिससे यह संतुलन बना रहता है। परंतु यह संतुलन कोयला एवं खनिज तेल आदि ईंधनों जलने से गड़बड़ा जाता है और ये वायुमंडल में प्रति वर्ष करोड़ टन कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी करते हैं। परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ा हुआ आयतन पृथ्वी पर मौसम तथा जलवायु को प्रभावित भी करते हैं। उसके बाद क्या आप जानते हैं कि जब वायु गर्म होती है तो फैलती है और हल्की होकर ऊपर उठती है। ठंडी वायु सघन और भारी होती है और इसलिए इसमें नीचे रहने की प्रवृत्ति होती है। गर्म वायु के ऊपर उठने पर आसपास के क्षेत्रों में ठंडी वायु रिक्त स्थान को भरने के लिए वहां आ जाती है और इसी प्रकार वायु चक्र चलता रहता है। देखते हैं वायुमंडल की संरचना के बारे में। हमारा वायुमंडल 5 परतों से विभाजित है जो पृथ्वी की सतह से आरंभ होती है और ये है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य वायुमंडल एवं बहिर्मंडल है। क्षोभ मंडल के बारे में देखें तो यह क्षोभ मंडल यह परत वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है और हम इसी मंडल में मौजूद वायु में सांस लेते हैं। मौसम की लगभग सभी घटनाएं जैसे वर्षा, कुहरा एवं ओलावर्षण की परत के अंदर होती है। समताप मंडल के बारे में देखें तो क्षोभ मंडल के ऊपर का भाग समताप मंडल कहलाता है। यह लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है और यह परत बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती है और इसके फलस्वरूप यहाँ की परिस्थिति हवाई जहाज उड़ाने की आदर्श होती है। और समताप मंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें ओजोन गैस की परत भी होती है और यह परत सूर्य से आने वाली
वाली हानिकारक गैसों से हमारी सुरक्षा करती है। उसके बाद मध्यमंडल के बारे में देखें, यह वायुमंडल की तीसरी परत है और यह समताप मंडल के ठीक ऊपर होती है। यह लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है और अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्का पिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। उसके बाद बाह्य वायुमंडल के बारे में देखें, बाह्य वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। आयन मंडल इस परत का एक भाग है, यह 80 से 400 किलोमीटर तक फैला हुआ है। उसके बाद रेडियो संचार के लिए इस परत का उपयोग होता है। वास्तव में पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगें इस परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर परावर्तित कर दी जाती है। उसके बाद बहिर्मंडल के बारे में देखें तो वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है और यह वायुमंडल की पतली परत होती है। की गैसें जैसे हीलियम एवं हाइड्रोजन यहीं के अंतरिक्ष में तैरती रहती है। उसके बाद क्या आप जानते हैं कि यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि पृथ्वी सूर्य की ऊर्जा के 2 करोड़ भाग का केवल 1 भाग 2 अरबवा ही प्राप्त करती है। दो करोड़ भाग का केवल 2 अरबवा ही प्राप्त करती है। उसके बाद मौसम एवं जलवायु के बारे में देखें, क्या आज वर्षा होगी, क्या आज दिन साफ होगा और धूप निकलेगा। कितनी ही बार हमने क्रिकेट प्रेमियों के मुंह से एक दिवसीय मैच के भविष्य पर अनुमान लगाते हुए सुना है। और यदि हम कल्पना करें कि हमारा शरीर एक रेडियो है और मस्तिष्क उसी के स्पीकर, तो मौसम वह है जो इसके नियंत्रण बांटने से छेड़छाड़ करता है। और मौसम वायुमंडल की प्रत्येक घंटे तथा प्रतिदिन की स्थिति होती है। और आर्द्र एवं गर्म मौसम किसी को भी चिड़चिड़ा बना सकता है। और उसके बाद अच्छा हवादार मौसम हमें आनंद देता है और हम घूमने की योजना भी बना सकते हैं। मौसम नाटकीय रूप से दिन प्रतिदिन बदलता है, किंतु दीर्घकाल में किसी स्थान का औसत मौसम उस स्थान की जलवायु बताता है। और क्या अब आप समझ गए हैं कि हम मौसम का दैनिक पूर्वानुमान क्यों करते हैं। तापमान देखें, आप प्रतिदिन जिस तापमान का अनुभव करते हैं वह वायुमंडल का तापमान होता है। और उसके बाद वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता के परिणाम को तापमान कहते हैं। और वायुमंडल का तापमान केवल दिन और रात में ही नहीं बदलता, बल्कि ऋतुओं के अनुसार भी बदलता है। और शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु ज्यादा गर्म होती है। उसके बाद आयतन एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है और उससे रोक लेती है वह है आतपन कहलाती है। और आतपन यानी सूर्यास्त की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है और इसलिए तापमान उसी प्रकार घटता जाता है। और क्या आप यह समझ गए होंगे कि ध्रुव बर्फ से क्यों ढके हुए हैं। यदि पृथ्वी की तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है तो यह इतनी गर्म हो जाएगी कि वहाँ कुछ फसलें नहीं उग सकेंगे। गांवों की अपेक्षा नगरों का तापमान बहुत अधिक होता है। और दिन के समय में ऐसा फेल्ट से बनी सड़कें एवं धातु और कंक्रीट से बने भवन गर्म हो जाते हैं और रात के समय वह उष्मा मुक्त हो जाती है। और नगर के भीड़ वाले ऊंचे भवन गर्म वायु को रोक लेते हैं जिससे नगरों का तापमान बढ़ता है। उसके बाद वायु दाब के बारे में देखें तो यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि वायु हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाती है और किंतु हम इससे का अनुभव नहीं करते हैं। यह इसलिए होता है क्योंकि वायु का दाब हमारे ऊपर सभी दिशाएं में लगती है और हमारा शरीर विपरीत बल लगाता है। और पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाए गए दाब वायु दाब कहलाता है। और उसके बाद वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर दाब तेजी से गिरने लगता है और समुद्र स्तर पर वायु दाब सर्वाधिक होता है और ऊंचाई पर जाने पर यह घटता जाता है। वायु दाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होती है। अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है और यह निम्न दाब क्षेत्र बनाता है। निम्न दाब बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ा होता है और कम तापमान वाले क्षेत्रों की वायु ठंडी होती है। इसके फलस्वरूप यह भारी होती है और भारी वायु निमज्जित होकर उच्च दाब क्षेत्र बनाती है और उच्च दाब के कारण स्पष्ट एवं स्वस्थ आकाश होता है। और वायु सदैव उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करता है। पवन देखें तो उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को पवन कहते हैं। और आप पवन को काम करते देख सकते हैं जब यह सड़क पर गिरी पत्तियों को उड़ाती अथवा तूफान के साथ पैरों के
उखाड़ देती है। कभी कभी जब पवन धीरे बहती है तो आप इस महीन धूल या धुएं को उड़ाते देख सकते हैं, और कभी कभी पवन इतनी तेज होती है कि इसकी विपरीत दिशा में चलना कठिन हो जाता है। आपने अवश्य अनुभव किया होगा कि तेज पवन में छाता लेकर चलना आसान नहीं है। 3 अन्य उदाहरण सोचिए और जब तेज पवन के कारण आपके लिए समस्या उत्पन्न हुई हो। और पवन को मुख्यतः 3 प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे अस्थायी पवन। अस्थायी पवन ये है व्यापारी पश्चिमी एवं पूर्वी पवनें अस्थायी पवनें हैं और ये वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती है। दूसरा है मौसमी पवन है। ये पवनें विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती है। उदाहरण के लिए भारत में मौसमी पवनें। उसके बाद अस्थायी पवनें के बारे में स्थानीय पवनें के बारे में देखें। ये पवनें किसी छोटे क्षेत्र में या वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलती है। उदाहरण के लिए स्थल एवं समुद्री समीर पे। क्या आपको भारत के उत्तरी क्षेत्र गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवन याद है? इसे लू भी कहते हैं। उसके बाद क्या आप जानते हैं कि तापमान को मापने की मानक इकाई डिग्री सेल्सियस है और इसका आविष्कार एडर्स सेल्सियस ने किया था। सेल्सियस पैमाने पर जल 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है और 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। उसके बाद क्या आप जानते हैं कि चांद पर वायु नहीं है, एवं वहाँ वायु दाब भी नहीं है। और अंतरिक्ष यानी जब चांद पर जाते हैं तो अंतरिक्ष यात्री जब चांद पर जाते हैं तो वे विशेष रूप से सुरक्षित हवा से भरी हुई अंतरिक्ष पोशाक पहनते हैं, और यदि वे इस अंतरिक्ष पोशाक को न पहने तो अंतरिक्ष यात्रियों के शरीर द्वारा विपरीत बल लगने के कारण उनकी रक्त शिराएं फट सकती है, जिससे अंतरिक्ष यात्री रक्तस्रावित हो सकते हैं। उसके बाद पवन का नाम उसके आने की दिशा के आधार पर निर्धारित होती है। उदाहरण के लिए पश्चिम से आने वाली पवन को पश्चिमी पछुआ पवन कहा जाता है। उसके बाद देखें चक्रवात के बारे में देखें। प्राकृतिक आवेश। भारत के पूर्वी समुद्री तट पर स्थित ओडिशा में बंगाल की खाड़ी में उठने वाली चक्रवात का खतरा बना रहता है और 17 से 18 अक्टूबर 1999 को राज्य के 5 जिले में चक्रवात आया। उसके बाद 29 अक्टूबर 1999 को एक अन्य महाचक्रवात आया और जिसने राज्य के एक बड़े भाग पर तबाही मचाई। मुख्य पवन का वेग वर्षा तथा ज्वारीय प्रोत्कर्ष से हानियां हुई और उसके बाद 260 किलोमीटर प्रति घंटे तक के वेग चली और पवन 36 घंटे से ज्यादा समय तक चलती रही और तीव्र वेग वाली इस पवन ने पेड़ों को उखाड़ दिया था और कच्चे घरों को नष्ट किया था। अनेक उद्योग भवनों तथा अन्य घरों की छतें भी उजाड़ दी थी और विद्युत आपूर्ति एवं टेलीफोन लाइनें पूरी तरह से कट गई थी। चक्रवात के फलस्वरूप लगातार 3 दिनों तक भारी वर्षा होती रही और इस वर्षा के कारण ओडिशा की प्रमुख नदियों में बाढ़ आ गई और चक्रवात पवनों के कारण उठी ज्वारीय तरंगे स्थल पर 20 किलोमीटर तक आगे और फलस्वरूप तटीय क्षेत्रों में भयानक तबाही हुई। अचानक 7 से 10 मीटर ऊंची ज्वारीय तरंगे आ गई और जिसके कारण तैयार खड़ी धान की फसल भी नष्ट हो गई थी। उसके बाद 25 अक्टूबर 1999 को पूर्वी पोर्ट ब्लेयर के निकट थाईलैंड की खाड़ी में अवदाब के कारण यह चक्रवात उत्पन्न हुआ और यह धीरे धीरे उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़ी गहन होकर इससे महाचक्रवात का रूप धारण कर लिया और 29 अक्टूबर को सुबह 10:30 बजे ओडिशा के इरेसामा एवं बालीकुडा के बीच के क्षेत्र को प्रभावित किया। यहाँ इस महाचक्रवात ने भुवनेश्वर, कटक और 28 तटीय नगरों सहित ओडिशा पूरे तट को बर्बाद किया था और इससे लगभग 130 लाख लोग प्रभावित हुए थे। बहुत बड़ी संख्या में पशुओं की मौत भी हुई थी। धान, सब्जियां एवं फलों की बड़ी फसलों का भारी भी नुकसान हुआ था। ज्वारीय प्रोत्कर्ष से उत्पन्न हुई लवणता के कारण कृषि योग्य विशाल भूक्षेत्र अनुपजाऊ हो गए थे और शाल, सागवान एवं बांस के बागान वाले विशाल भूक्षेत्र भी नष्ट हुए थे। उसके बाद प्रादीप एवं कोणार्क के बीच स्थित मैंग्रोव के जंगल भी लुप्त हो गए थे। आर्द्रता के बारे में देखें। जब जल पृथ्वी एवं विभिन्न जलाशयों से वाष्पित होकर तो यह जल वाष्प बनता है। जब जल पृथ्वी एवं विभिन्न जलाशयों से वाष्पित होता है तो यह जलवाष्प बनता है और वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। जब वायु में जलवाष्प की मात्रा अत्यधिक होती है तो उससे हम आर्द्र दिन कहते हैं। जैसे जैसे वायु गर्म होती जाती है इसकी जल वाष्प धारण करने की क्षमता भी बढ़ती जाती है और इस प्रकार यह और अधिक आर्द्र हो जाती है। आर्द्र दिन में कपड़े सूखने में काफी समय लगते हैं एवं हमारे शरीर से पसीना आसानी से नहीं सूखता और हम
असहज महसूस करते हैं। जब जलवाष्प ऊपर उठता है तो यह ठंडा होना शुरू हो जाता है और जलवाष्प संघनित होकर ठंडा होकर जल की बूंद बनाते हैं और बादल इन्हीं जल बूंदों का ही एक समूह होता है। जब जल की ये बूंदें इतनी भारी हो जाती है कि वायु में तैर न सके, तब ये वर्षण के रूप में नीचे आ जाती है और आकाश में उड़ते हुए जेट हवाएं जहाज अपने पीछे सफेद पथ चिन्ह छोड़ते हैं और इनके इंजनों से निकली नमी संघनित हो जाती है और वायु के गतिमान न रहने की स्थिति में यह संघनित नमी कुछ देर तक पथ के ऊपर दिखाई देते हैं और पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला वर्षा कहलाता है। ज्यादातर भौम जल वर्षा जल से ही प्राप्त होता है और पौधे जल संरक्षण में मदद करते हैं। जब पहाड़ी पार्श्वों से पेड़ काटे जाते हैं, वर्षा जल अनावृत पहाड़ों से नीचे बहता है एवं निचले इलाकों में बाढ़ का कारण बनता है। क्रियाविधि आधार पर वर्षा के 3 प्रकार होते हैं। उसके बाद संवहनीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा एवं चक्रवातीय वर्षा। पौधे तथा जीव जंतुओं के जीवित रहने के लिए वर्षा बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और इससे धरातल को ताजा जल प्राप्त होता है। और यदि वर्षा कम हो तो जल की कमी तथा सूखा हो सकता है। इसके विपरीत अगर वर्षा अधिक हो तो बाढ़ आ सकती है। क्या आप जानते हैं कि वर्षण के दूसरे रूप हिमस्खलन, वृष्टि तथा ओला भी हैं।